बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है साकन या रेस्ट, हम कह सकते हैं उर्दू में इसे साकिन कहेंगे। साकिन मीन्स रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जिसमें हम डील करते हैं चार्ज को जब वो रुका हुआ होता है, जब वो रेस्ट की हालत में होता है। वैसे चार्ज रुकता तो नहीं, लेकिन एक खास प्रॉपर्टी के लिए, एक खास स्टडी के लिए हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो रेस्ट पे है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को स्टडी करते हैं वाइल कंसीडरिंग इट एट रेस्ट, कि वो रेस्ट में है, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया जाता है। चार्ज बेसिकली क्या है? चार्ज के बारे में आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज किसी भी कोई भी मैटर का अगर पार्टिकल है तो उसके अंदर चार्ज लाजमी होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो चार्ज किसी भी मैटर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि एक जैसे चार्जेस जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब दोनों एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, या अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्लोज लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जब एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव बेसिकली न्यूक्लियस को लिया जाता है, या प्रोटॉन्स को हम कहेंगे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट के ऊपर स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज की स्टडी में हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे, विच इज़ कूलम्स लॉ। कूलम ने ये आइडिया लिया था बेसिकली न्यूटन से। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें तो पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है, दिस इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट ईयर में आपने E=mc², आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन में पढ़ा होगा कि पूरी कायनात में जो भी चीज़ हम देखें वो या तो मैटर से बनी हुई है या फिर वो एनर्जी कैरी करती है। और ये भी हमने पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड कैसे हो सकती है, E=mc²। अच्छा, मैटर बना हुआ किस चीज़ का है? मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें किसी भी मैटर में जो फोर्स लगती है, वो फोर्स क्यों लगती है? तो किसी भी मैटर में फोर्स की बेसिकली दो रीजंस होती हैं। वो फोर्स या तो उसमें मौजूद मैस की वजह से लग सकती है, और या फिर वो फोर्स उस मैटर में मौजूद चार्ज की वजह से लग सकती है। अब मैस की वजह से जो फोर्स लगती है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या है कि ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज m1 एंड m2, जिसे प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। और यही फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोई से दो मैसेज, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स हमें बताए थे न्यूटन ने, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा हुआ है। अब उसी से आइडिया लिया था कूलम ने कि चार्ज जो किसी मैटर में होता है
इसमें जो इसकी वजह से जो फोर्स लगती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट में। एक चीज़ ये दोनों में कॉमन होगी। और दूसरा पॉइंट भी उसने न्यूटन वाला ही लिया था कि यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों पॉइंट्स तो हो गए कॉमन न्यूटन वाले पॉइंट ऑफ व्यू में भी और कूलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो एक रिजल्ट हमने निकाला हुआ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, जबकि जी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा F इज इक्वल टू के q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़रा ध्यान से देखनी है कि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, प्रोडक्ट रूल और इन्वर्स के लॉ ये दोनों में सेम आ रहे हैं, लेकिन जो दोनों फोर्सेस में फ़र्क आता है वो इस पॉइंट की वजह से आता है। एक तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक है कूलम्स कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम रहेगी। चाहे जो दोनों मैसेज ले रहे हैं हम इनके दरमियान में जो भी मीडियम होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़मीन की बात करें, ज़मीन के ऊपर एक बंदा खड़ा है, एक मैस है ज़मीन का, एक मैस है इस बंदे का, m1 एंड m2। इन दोनों मैसेज के बीच में चाहे जो भी मीडियम होगा, वह बंदा वैसे ज़मीन पे खड़ा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगी। अब अगर वो बंदा एक चेयर रखता है अपने बीच में, दोनों मैसेज जो हैं इस बंदे के बीच में और ज़मीन के ऊपर, दोनों के बीच में अगर एक चेयर आ रही है तो वो चेयर एक मीडियम होगी दोनों मैसेज के बीच में, तब भी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम ही रहेगी। अगर वो बंदा किसी छत के ऊपर खड़ा हो जाता है तो छत और ज़मीन, छत जो है वो मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा बंदे में और ज़मीन में, तो फिर भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर हम कांस्टेंट कूलम्स कांस्टेंट की बात करें तो जब हम दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम चेंज करते हैं, मतलब पहले हमने पानी रखा फिर हमने ग्लास रखा, दोनों मीडियम में फ़र्क आ गया दोनों चार्जेस में, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स जो है वो चेंज हो जाती है। तो दिस कांस्टेंट के जो है कूलम्स कांस्टेंट ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ये वेरी करता है, चेंज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन मीडियम। यही दोनों में फ़र्क था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि के की वैल्यू जो है ये वेरिएबल होगी, ये चेंज हो सकती है। यही दोनों में फ़र्क था और इसी को अब हमने आगे डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कूलम्स की स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, हमने दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए, एक Q1 और दूसरा है Q2। ये दोनों चार्जेस कोई भी हो सकते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। वो फोर्स जो है दोनों चार्जेस के बीच में, the force between two point charges is directly proportional to the product of charges। उसको हम मैथमेटिकली भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, Q1 Q2 इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के दरमियान डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे हमने आ रखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज कूलम्स लॉ स्टेटमेंट, हमने इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें तो रिजल्ट बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो इसके रिजल्ट आएगा इक्वल और कोई कांस्टेंट जो कि हम के लेंगे, बाकी रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे के जो है दिस इज बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी
और इसे कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो है कि ये पहले भी आपको बताया है कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मीडियम। अब जब ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे हम इसको एक और टर्म में देखते हैं जिसे कहा जाता है प्रिमिटिविटी। प्रिमिटिविटी बेसिकली होती क्या है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर हम दो चार्जेस के बीच में मीडियम को चेंज करें तो फोर्स भी चेंज होती है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होती है जिसे प्रिमिटिविटी कहा जाता है। तो सपोज करते हैं हम, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में हमने कोई मीडियम ये वाला रखा हुआ। तो लेट अस सपोज Q1 से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। वो लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से हैं 3, 4, 5, ये कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। मीडियम में से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हुई, मीडियम ने कुछ लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी कुछ लाइंस आगे आ गई। लेट अस सपोज 2 लाइंस ऑफ फोर्सेस आगे आ गई। अब हमने क्या किया है, इस मीडियम को चेंज कर दिया, दोबारा चार्ज में से लाइंस ऑफ फोर्सेस उतनी ही आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मीडियम अगर चेंज किया है तो आगे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी उनकी क्वांटिटी कोई और होगी, फोर्स कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इन मीडियम के चेंज करने की वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ा है फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जब पहले ये वाला मीडियम था तो यहाँ पे प्रिमिटिविटी 5 लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही थी, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, बाकी आगे आ गई, तो इसकी प्रिमिटिविटी लेट अस सपोज 3 है। यहाँ पे 5 लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, आगे कुछ एब्जॉर्ब हो गई, बाकी 3, तो इसकी प्रिमिटिविटी लेट अस सपोज 2 है। अब जिसकी प्रिमिटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो कम लगेगी क्योंकि ज़्यादातर लाइन ऑफ फोर्सेस एब्जॉर्ब हो गई हैं। जिसकी प्रिमिटिविटी कम है उसमें दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि कम लाइंस ऑफ फोर्सेस एब्जॉर्ब हुई हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिमिटिविटी। मतलब प्रिमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ही कम लगेगी दोनों चार्जेस के बीच में, और प्रिमिटिविटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो हो गया प्रिमिटिविटी का काम। अब इस प्रिमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं बाय ए साइन विच इज कॉल्ड एप्सिलॉन। एक साइन है जिसे एप्सिलॉन कहा जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिमिटिविटी। अब प्रिमिटिविटी दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम अगर हम चेंज करें तो उसकी प्रिमिटिविटी भी चेंज होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स इसके साथ वेरी करती है। तो हम कूलम्स फार्मूला में जो कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट, उसको प्रिमिटिविटी की फॉर्म में लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या है? फ्री स्पेस क्या होता है? तो जनरली जब हम कोई से दो चार्जेस लेते हैं, लेट अस सपोज एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में अगर हमने कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ तो इन दोनों के बीच में जाहिर बात है कोई ना कोई एयर के पार्टिकल्स होंगे। हमने और कोई चीज़ नहीं रखी तो एयर के पार्टिकल्स होंगे। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है दिस इज एयर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस को ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाएं। अब जब हम इन दोनों चार्जेस को ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाएंगे तो यही दोनों चार्जेस, अब इनके बीच में कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं रहेगा। यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं जब ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर है, लेकिन एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं रहेगा। अगर कोई भी मीडियम नहीं है तो दिस इज़ फ्री स्पेस।
या फिर हम इसे वैक्यूम कह सकते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं प्रिमिटिविटी की, अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है एयर, तो इसकी वैल्यू होती है 1.006। जबकि अगर हम बात करें प्रिमिटिविटी की, जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई एयर भी नहीं है, वो फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, तो अब इसकी प्रिमिटिविटी होगी 1। अगर कोई भी मीडियम हम बीच में नहीं ले रहे तो हम इसे एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, और इसे कहा जाता है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर हम देखें तो इन दोनों प्रिमिटिविटी की वैल्यूज जो है वो तकरीबन सेम है। तो अब हमने आगे जब स्टडी करना है तो प्रिमिटिविटी ऑफ एयर, इसकी वैल्यू, और प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हम मीडियम हवा की बात कर रहे हैं या हम उसे स्पेस में ले गए हैं, दोनों के लिए हम वर्ड एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट होगा प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब के की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर प्रिमिटिविटी ज़्यादा होगी तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, प्रिमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू कम होगी, और अगर प्रिमिटिविटी की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। अच्छा, अब के की वैल्यू आपने याद रखनी है, जो कि हमने नेक्स्ट वो फार्मूला पहले डिराइव किया हुआ है कूलम्स लॉ में। वो फार्मूला जो भी डिराइव किया है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जबकि के की वैल्यू अभी हमने देखा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये है फोर्स के लिए एक्सप्रेशन व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में जब कोई भी मीडियम नहीं होगा तो यहाँ पे प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम यूज करेंगे, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख लेते हैं, इफ देयर इज एनी मीडियम, वो मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास हमने रख दिया दोनों चार्जेस के बीच में, पानी रख दिया, या कोई भी मीडियम हमने रखा हुआ है। इफ देयर इज एनी मीडियम between the charges, तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अब इसके लिए फोर्स होगी जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भी है, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पे था एप्सिलॉन नॉट जब कोई भी मीडियम नहीं है। अब अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन मीडियम, प्रिमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसे अगर हम नाम लें क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आगे हमने यूज करना है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकल आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करना है विच इज रिलेटिव प्रिमिटिविटी। तो रिलेटिव प्रिमिटिविटी के लिए एक फार्मूला आप अपने जहन में रख लें कि एप्सिलॉन और फॉर relative primitivity, this is equal to epsilon medium over epsilon naught। relative primitivity क्या है, ये रेशियो होती है प्रिमिटिविटी जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो, और प्रिमिटिविटी जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम ना हो, एप्सिलॉन और दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं एप्सिलॉन मीडियम के लिए, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एप्सिलॉन मीडियम। अब ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर ए, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एफ मीडियम दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन मीडियम की जगह पे आएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब एफ मीडियम इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन आर, इसको हम अलग कर लें इतनी टर्म को, तो बाकी टर्म को इकट्ठा कर लेंगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये टर्म्स हमने अलग कर ली, एफ मीडियम दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने सबसे पहले फार्मूला डिराइव किया था फोर्स बिटवीन चार्जेस जब दोनों के बीच में कोई भी मीडियम ना हो, तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, इसे इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है ये लेस होगी फोर्स जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना। एफ force when there is no medium between the charges is always greater than force when there is any medium between the charges। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इससे आगे हम एक डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव प्रिमिटिविटी की, जो भी हमने एक वर्ड यूज किया है, व्हाट इज रिलेटिव प्रिमिटिविटी। रिलेटिव प्रिमिटिविटी इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर बी से हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव प्रिमिटिविटी दिस इज इक्वल टू फोर्स, और ये टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी ओवर फोर्स मीडियम। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव प्रिमिटिविटी को। रिलेटिव प्रिमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस टू द फोर्स when there is any medium present between the charges। ये रेशियो है दो चार्जेस के बीच में जब दोनों चार्जेस में कोई भी मीडियम ना हो और जब दोनों चार्जेस में कोई मीडियम मौजूद हो, तो इसे रिलेटिव प्रिमिटिविटी का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कूलम्स लॉ में भी हमने फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाला है F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमने फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकाला है। अब फोर्स हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्स लॉ को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम दोबारा वही कंसीडर करेंगे, दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है R, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय F21। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है ऑन द चार्ज, और जो सेकंड वर्ड है वो यूज करेगा बाय, जिस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है। फोर्स बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से। और इसी तरह F12 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। तो ये आपने याद रखना है। अब अगर हम इन दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो फोर्स F21 जो सेकंड चार्ज के ऊपर लगेगी बाय चार्ज Q1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो फार्मूला यही हमें यूज करना है, F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, इतनी टर्म जो है ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इतनी तो होगी मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए हमने क्या करना है, हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। F21 है तो हम इसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे R21। सिमिलरली, अच्छा ये हो गई R21, दिस इज डायरेक्शन। इतना पोर्शन जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली हम दूसरे चार्ज के लिए भी यूज कर सकते हैं। F12 दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसके बाद आगे
डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे R12, फोर्स F12 यूज़ करें तो यूनिट वेक्टर भी R12 यूज़ होगा। आप इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दो यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। एक यूनिट वेक्टर है R12 21 और दूसरा है R12। यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, हम लिख सकते हैं R12 दिस इज इक्वल टू R21। लेकिन अगर हम गौर करें तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है वेक्टर क्वांटिटीज अगर अपोजिट हैं तो हम अपोजिट को शो करवाने के लिए नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन शोज अपोजिशन। अब ये वाली कंडीशन जो है अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा F12 this is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 over r square into r12 की जगह पे रखेंगे माइनस r21, तो इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब अगर हम 1 और 3 को कंपेयर करें तो सारी की सारी टर्म्स एक जैसी हैं, सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क आ रहा है, बाकी सारी टर्म्स सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू F12, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है विच इज़ नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ बनता है जिसमें फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होती हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है ये इन अकॉर्डेंस है विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ तक ही है फर्स्ट लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।